नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिना। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने बसपा सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भारत रत्न देने की मांग की। उन्होंने कहा, सोनिया गांधी और मायावती दोनों ही प्रखर राजनीतिक व्यक्तित्व हैं। हरीश रावत ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात की मांग रखी है। उन्होंने लिखा है, आदरणीय सोनिया गांधी जी और सम्मानित बहन मायावती जी दोनों प्रखर राजनीतिक व्यक्तित्व हैं। आप उनकी राजनीति से सहमत और असहमत हो सकते हैं, मगर इस तथ्य से आप इनकार नहीं कर सकते कि सोनिया जी ने भारतीय महिला की गरिमा और सामाजिक समर्पण व जनसेवा के मापदंडों को एक नई ऊंचाई व गरिमा प्रदान की। आज उन्हें भारत की नारीत्व का गौरवशाली स्वरूप माना जाता है। सुश्री मायावती जी ने वर्षों से पीड़ित शोषित लोगों के मन में एक अद्भुत विश्वास का संचार किया। भारत सरकार को चाहिए कि इन दोनों व्यक्तित्वों को इस वर्ष का भारत रत्न देकर अलंकृत करें। राजस्थान, केरल, हिमाचल, दिल्ली के बाद उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू के संक्रमण की आशंका प्रबल हो गई। उत्तराखंड में राजधानी देहरादून में पिछले 3 दिनों में अलग अलग क्षेत्रों में 5 कौवे मरे हुए पाए गए और इनमें से एसएसपी ऑफिस कैंपस से लगे रेजिडेंशियल एरिया में आज 2 कौवे मरे हुए पाए गए हैं। इसके बाद सभी चिड़ियाघरों और रेस्क्यू सेंटर्स को अलर्ट कर दिया गया है। मृत पाए गए कौवों के सैंपल्स जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा का संक्रमण माइग्रेटरी बर्ड्स से होते हुए अन्य जानवरों के साथ ही मनुष्य में भी होता है। यह वायरस इंसान के फेफड़े पर हमला करता है। उत्तराखंड के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जेएस सुहाग का कहना है, मृत कौवों के सैंपल भोपाल स्थित लैब भेजे जा रहे हैं। वहां से रिपोर्ट मिलने के बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि कौवों की मौत बर्ड फ्लू से हुई या फिर कुछ और कारण। वन विभाग ने लोगों से अपील की है, अगर उनके क्षेत्र में कोई पक्षी मरा हुआ पाया जाता है तो वो तत्काल वन विभाग को इसकी सूचना दे। सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुरेंद्र, जिस तरीके से बर्ड फ्लू की आशंका जो है वो पूरे देश में जताई जा रही है और कई जगहों पर कई सारे पक्षियों के मरे जाने की खबर सामने आई, उत्तराखंड में भी ऐसा ही कुछ हुआ, क्या कुछ अपडेट देंगे? देखिए हिना, मैं आपको बता दूं, जिस तरह कोरोना ने देश में कहर बरपाया है, उसके बाद अब एक नई जो दस्तक है बर्ड फ्लू की, इसको लेकर तमाम राज्य चिंतित हैं। हिमाचल में जो बर्ड फ्लू का असर आया है, उसके बाद उत्तराखंड में अलर्ट सरकार ने किया है, क्योंकि एकदम सटा हुआ राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तो एकदम से जैसे इन राज्यों में बर्ड फ्लू आ रहा है तो उसका असर उत्तराखंड में आ सकता है, क्योंकि प्रवासी पक्षी बहुत ज्यादा उत्तराखंड में आते हैं। और ये मौसम भी ऐसा है कि इसमें लगातार जो आसन बैराज और कई इलाके इस तरह के हैं, तो वहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं। तो उसको लेकर सरकार ने अलर्ट जारी किया है कि यदि कोई ऐसी घटना कहीं दिखती है तो उस पर ध्यान रखें, और कोई भी मृतक जानवर यदि पक्षी कहीं दिखता है तो उसे एकदम टेस्ट के लिए लाएं, ताकि हमें पता चल सके। और राज्य सभी जो अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको सबको अलर्ट मोड पर रखा गया है। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। गणतंत्र दिवस के मौके पर नई दिल्ली के राजपथ में होने वाली परेड के लिए उत्तराखंड की झांकी का भी चयन किया गया है। राजपथ पर होने वाली परेड में इस बार केदारखंड की झलक दिखेगी, जिसमें राज्य पुष्प, राज्य पशु और पक्षी एक साथ नजर आएंगे। उप निदेशक के एस चौहान ने झांकी की थीम, डिजाइन, मॉडल और संगीत का प्रस्तुतिकरण दिया, जिसके बाद गणतंत्र दिवस परेड के लिए झांकी का चयन किया गया। के एस चौहान ने बताया कि झांसी के आगे के हिस्से में राज्य पशु कस्तूरी और पक्षी मुनाल और राज्य पुष्प ब्रह्मकमल दिखेगा। पिछले हिस्से में केदारनाथ मंदिर परिसर और श्रद्धालुओं को दर्शाया जाएगा। रक्षा मंत्रालय में झांकी के चयन के लिए 6 दौर की मंत्रणा हुई, जिसमें उत्तराखंड की झांकी जगह बनाने में कामयाब रही। गणतंत्र दिवस परेड 2021 में इस वर्ष भी उत्तराखंड राज्य को अपने राज्य की झांकी प्रदर्शित करने का मौका मिला है। अभी तक जब से राज्य का गठन हुआ है तब से 11 झांकियां हम ऑलरेडी राजपथ पर विभिन्न वर्षों में प्रदर्शित कर चुके हैं और ये 12वीं झांकी का प्रदर्शन इस बार राजपथ पर उत्तराखंड राज्य का होगा। झांकी सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत कठिन है और
छठी मीटिंग के बाद इसका अंतिम सिलेक्शन हुआ है। प्रारंभ में लगभग 32 स्टेट ने प्रतिभाग किया था और फाइनली 17 स्टेट का सिलेक्शन हुआ है। उस 17 स्टेट में उत्तराखंड राज्य को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हाईवे पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए पुलिस मुख्यालय से कवायद तेज हो गई है। प्रदेश में सिटी यूनिट पेट्रोलिंग की तर्ज पर हाईवे पेट्रोलिंग यूनिट की तैनाती की जा रही है, जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस 312 नए पदों पर भर्ती करवाने जा रही है। साथ ही हाईवे पेट्रोल में करीब 100 गाड़ियां भी रहेंगी, जिसके लिए मुख्यालय स्तर से शासन में प्रस्ताव भी भेजा गया है। दरअसल प्रदेश में कई ऐसे हाईवे हैं जिनमें ओवर स्पीड के चलते अक्सर एक्सीडेंट होने की खबरें आए दिन देखने को मिलती हैं। हाईवे में ओवर स्पीड के मामलों पर लगाम लगने के लिए अब उत्तराखंड में हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस तैनात की जा रही है, जो 24 घंटे हाईवे पर नजर रखेगी। साथ ही किसी घटना के होने पर तुरंत रिस्पांस भी करेगी। हाईवे पेट्रोलिंग यूनिट सीधे डायल 112 के साथ 108 से कनेक्ट भी रहेगी, जिससे किसी इलाके में कोई दुर्घटना होती है तो रिस्पांस टीम के तहत हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस काम करेगी। ये पेट्रोलिंग यूनिट मैदानी इलाकों के साथ पहाड़ी इलाकों में भी काम करेगी। सड़क दुर्घटना के लिए हम हाईवे पे पेट्रोलिंग की व्यवस्था को सुधारेंगे। यूपी ने तो पूरा डायल 100 में हजारों गाड़ियां ली हैं। हमारा टारगेट है कि किसी तरह हम 100 गाड़ियां हम हाईवे पेट्रोल में कर दें, तो उसका सड़क दुर्घटनाएं रोकने में मुख्य जो है भूमिका रहेगी। हमने शासन से भी अनुरोध किया है। मुझे विश्वास है आने वाले समय में हमारी सड़कें और सुरक्षित होंगी। नवीन शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। नवीन, हाईवे पुलिस पेट्रोलिंग की शुरुआत जो है वो हो रही है, किस उद्देश्य से इसे किया जा रहा है, इससे क्या कुछ फायदा लोगों को मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से हाईवे पर कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं ओवर स्पीड को लेकर, तो अब जो है पुलिस विभाग ने जो हाईवे पुलिस यूनिट का निर्धारण किया है वह हाईवे पर तैनात रहेगी और जो दुर्घटनाएं हैं उनको अंकुश लगाने में काफी मदद मिलेगी। साफ तौर पर पुलिस विभाग ने अपग्रेडिंग इसलिए की है क्योंकि लगातार जो है वो सूचनाएं आती थी कि हाईवे पर कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं और समय पर उन्हें इलाज नहीं मिलता है। कई बार दुर्घटना होने से मृत्यु भी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस विभाग है पूरी तरीके से सतर्कता बरतने के लिए तैयार है और वह हाईवे पुलिस यूनिट साफ तौर पर दुर्घटनाओं को अंकुश लगाने और जो ओवर स्पीड है उसको अंकुश लगाने में कारगर साबित होगी। आपको बता दें कि जो यह यूनिट है यह पहाड़ी क्षेत्रों के अलावा मैदानी क्षेत्र में भी काम करेगी। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यही है कि पुलिस को अपग्रेड हाईवे पुलिस यूनिट इसलिए भी बनाई जा रही है कि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए और जो ओवर स्पीड है उस पर भी अंकुश लगाया जाए और जो जान माल की हानि होती है उस पर रोक लग जाए। यह पुलिस विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि लगातार क्योंकि घटनाएं हो रही थी तो कहीं ना कहीं अब अगर हाईवे पुलिस यूनिट रहेगी और मॉनिटरिंग करेगी हाईवे की तो जो दुर्घटनाएं हैं वह कम होंगी। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। कोविड के साए के बीच हरिद्वार में कुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। आस्था के मेले के लिए हर की पौड़ी से लेकर पूरी कुंभ नगरी का कायाकल्प किया जा रहा है और इस बार ग्रीन क्लीन कुंभ की थीम पर कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कुंभ के इतिहास में पहली बार कुंभ मेला शुभारंभ और समापन समारोह का आयोजन होगा। इस दौरान पूरा हर की पौड़ी क्षेत्र मुख्य कुंभ नगर सोलर पावर आधारित LED लाइट्स से जगमगा रहा है। वहीं लोगों की सुरक्षा के लिए हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। साल 2021 में कोरोना वायरस संकट के बीच हरिद्वार का कुंभ मेला 14 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, जो 48 दिनों तक चलेगा और इस साल का पहला बड़ा धार्मिक आयोजन होगा। इतने बड़े आयोजन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। कुंभ मेले की तैयारियां अंतिम चरण में है, जिसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुंभ के दौरान जहां संक्रमण से बचने को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं,
तो वहीं मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी भारी इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही फेक न्यूज और असामाजिक गतिविधियों की एंट्री बड़े आयोजनों को लेकर सबसे बड़ी चिंता का विषय होते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए फर्जी खबरों पर नजर रखने और मेले में किसी भी तरह की असामाजिक गतिविधि को रोकने के लिए कुंभ मेला पुलिस एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल बनाने जा रही है। इसके अलावा खुफिया विभाग मेले में बांग्लादेश से आए रोहिंग्याओं और अवैध प्रवासियों की भी जांच करेगा। वहीं कुंभ मेला 2021 के सफल आयोजन में सुरक्षा के दृष्टिगत कोई कमी न रह जाए और धर्म नगरी हरिद्वार आने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय जनता को उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुंभ पुलिस इस बार हाईटेक टेक्नोलॉजी अपनाने जा रही है, जिससे आसमान से लेकर जमीन तक कुंभ पुलिस मेला क्षेत्र में घूम रहे असामाजिक तत्वों पर नजर रख सकेगी। वहीं पुलिस द्वारा कुंभ मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे के अपग्रेड के साथ नए कैमरे भी लगाए जा रहे हैं और करीब 1200 प्राइवेट सीसीटीवी कैमरों को चयनित किया जा रहा है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सभी का उपयोग किया जा सके। कुंभ मेले में हाईटेक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर आईजी कुंभ संजय गुंजियाल का कहना है कि कुंभ मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था एक चुनौती है, जिससे निपटने के लिए हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, सुरक्षा के लिहाज से और सर्विलांस के लिहाज से सीसीटीवी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इसी कारण हम लोग पुलिस की तरफ से भी सीसीटीवी कैमरे लगते रहे हैं और वर्तमान में भी चल रहे हैं। इनका अपग्रेडेशन का कार्य गतिमान है। साथ में जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, चाहे वो होटल धर्मशाला हो या कोई फैक्ट्री हो या फिर अलग अलग संस्थान जैसे बैंक्स वगैरह, वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरे रहते हैं। लेकिन हम लोग सारे प्राइवेट जितने भी कैमरे हैं उन सब के डिटेल्स को इकट्ठा कर रहे हैं। हरिद्वार में हर 12 सालों बाद कुंभ और 6 सालों बाद अर्ध कुंभ लगता है, लेकिन ग्रहों की चाल को देखते हुए इस बार हरिद्वार के कुंभ का आयोजन 11 वर्ष में होने जा रहा है। इस बार हरिद्वार कुंभ का आयोजन ग्रीन क्लीन कुंभ की थीम पर आधारित होगा, यानी पर्यावरण की रक्षा और गंगा की शुद्धता पर पूरा जोर रहेगा। इस बार कुंभ मेले की परंपरा और संस्कृति का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। हरिद्वार से संजय पुनीर की रिपोर्ट, लाइव टुडे। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, तुलसी, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका।
कुंभ मेला जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे हरिद्वार में हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने का कार्य तेजी से चल रहा है। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में रावली महदूद चौराहे से लेकर बैरियर नंबर 6 तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और अवैध अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से हटाया गया। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान का कहना है पीडब्ल्यूडी द्वारा पूर्व में भी यहां अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए नोटिस दिया गया था और उनके द्वारा चार दिन से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा था, लेकिन अभी तक किसी ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिस कारण प्रशासन ने अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। इसका आप देख रहे हैं बहुत क्षतिग्रस्त रूप में यहाँ पे बनी हुई है, जिसका बार बार विधायक जी हमारे कहते हैं कि बार बार निर्माण कार्य इस पे होता है, करवाते भी हैं, ऊपर से डंटर पंटर करवाते हैं। पिछले वर्ष कोई इस पे एक छोटे से बच्चे की मृत्यु भी हो गई, आज भी उसका कष्ट हाल में है, बहुत बुरी स्थिति में है। आम आदमी का उससे गुजरना बहुत मुश्किल हो गया है। उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ पहुँचे। अपने स्टारगंज से सिडकुल होते हुए हल्द्वानी को जो मार्ग है, मेन रोड है, इसमें इतने गड्ढे हैं, इतनी रोड खराब हो चुकी है कि आइंदा कोई ना कोई घटना होती रहती है। तो ये भाजपा सरकारों कतई शुद्ध नहीं है। कांग्रेस के समय में यहाँ उद्योग लगाए गए, सड़कें बनाई गई, जो बाढ़ की स्थिति थी उसको भी नदी में जो भी अपने पिचिंग लगानी थी उस टाइम कांग्रेस सरकार ने लगाई थी। आज भाजपा सरकार इस रोड को भी नहीं बना पा रही है। ऐसी निकम्मी सरकार है, ये बिल्कुल इनको कोई मतलब नहीं है दिन दुनिया से। हर टाइम जो है अपने वहां बैठे वाहवाही लूटते रहते हैं। इन्होंने कभी जनता के बीच में कोई विकास कार्य नहीं करना होता है। मंगलौर के उत्तम शुगर मिल का उत्तराखंड किसान आयोग के अध्यक्ष राकेश राजपूत ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शुगर मिल में शौचालय समेत पेयजल को लेकर कई खामियां मिली, जिस पर किसान आयोग के अध्यक्ष राकेश राजपूत ने नाराजगी जताते हुए सभी खामियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वहीं किसानों से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान करने के निर्देश दिए। देखो, एक तो हमने कहा कि मिल का जो यार्ड होता है उसमें किसानों की सुविधाओं को लेकर सारी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में रहनी चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी खामी है कि पूरे भारतवर्ष में भारत सरकार के द्वारा स्वच्छता अभियान चल रहा है और उसी में यहाँ पे शौचालय नहीं पाए गए, और शौचालय अगर है भी तो वो बहुत बदतर स्थिति में है। इसलिए मैंने कहा भी है कि तुरंत इस शौचालय का एक अच्छा निर्माण हो, जिससे कि यहाँ के किसानों को शौचालय की व्यवस्था अच्छी तरह से मिल जाए और स्वच्छता अभियान को, जो स्वच्छता अभियान देश में चल रहा है, उसको ठेस ना पहुँचे। कृषि बिल को लेकर काफ़ी किसान जो हैं दिल्ली में भी धरना दिए हुए हैं, तो क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए, कृषि बिल के बारे में मैं कह सकता हूँ कि कुछ वहाँ के, अगर मैं ये कहूँ कि एक प्रदेश के ही किसान अधिकतर हैं और उनके पीछे भी जो काम करने वाले लोग हैं वो वामपंथी लोग हैं। और मैं कह सकता हूँ पूरे देश में कम से कम 60-70 करोड़ किसान होंगे, उनकी भी सहमति चाहिए उसके लिए, क्योंकि जिन लोगों को, किसानों को उसका लाभ मिल रहा है और वो उस कानून के समर्थन में अपना समर्थन जाहिर कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि पूरे देश भर के किसानों की इच्छाओं का आदर होना चाहिए और सरकार उसके लिए कटिबद्ध है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में टिहरी बांध के आसपास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन रिंग रोड को निर्माण कराएगा। प्रशासन का मानना है रास्ते आसान होने पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने टिहरी बांध झील क्षेत्र में 13 जिले 13 डेस्टिनेशन के तहत चलाई जाने वाली पर्यटन संबंधी गतिविधियों और निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान जावलकर के गोरण में इको ग्लिम्पिंग के लिए जमीन तलाशने के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने तिवाड़ गांव में होम स्टे के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया, जहां उन्होंने पहाड़ी और परंपरागत भवनों के निर्माण को प्राथमिकता दिए जाने के निर्देश RWD के अधिकारियों को दिए। तिवाड़ गांव में होम स्टे के तहत 150 घरों को विकसित किया जाना है, जिसमें से 25 घरों से NOC मिलने के बाद RWD द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। पर्यटन सचिव ने टिहरी DM ईवा श्रीवास्तव को कोटी में वाटर हेलीड्रोम को पर्याप्त जगह तलाशने को कहा। उन्होंने कहा कि हेलीड्रोम के लिए AC जगह का चयन किया जाए, जिससे बोटिंग गलियारा भी प्रभावित ना हो, और इसके साथ ही पार्किंग स्थल के पास स्थायी बोटिंग पॉइंट विकसित करने के निर्देश भी दिए। साथ ही डोबरा में दुकानों के लिए आवंटित भूखंडों पर व्यवस्थित और
एक रूपता से निर्माण कार्य कराए जाने के निर्देश दिए। देखिए, टेहरी पहले से ही पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और उसी के चलते 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के अंतर्गत भी उसका चयन किया गया है। टेहरी के लेक के अराउंड कुछ एक प्रोजेक्ट्स हमने 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के तहत आइडेंटिफाई किए हुए हैं और उनके DPR बनने का काम चल रहा है। साथ ही में एक प्रोजेक्ट जो हमने एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम लोगों ने ADB या फिर ब्रिक बैंक को हैंड ओवर किया हुआ है, जिसमें हम लोगों को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है 1200 करोड़ रुपए का। उसके लिए भी DPR बनने की प्रक्रिया चल रही है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर आए हुए थे और सभी अधिकारी, इंजीनियर है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का स्टाफ है, कंसल्टेंट्स है, जिला प्रशासन है, सभी ने मिल के आज यहाँ पर जो रेकी करी है उसमें लग रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट जो भी है, अगर हम लोगों को धनराशि की व्यवस्था है हम लोग जैसे ही करते हैं, ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे। काफ़ी बड़े बड़े और अच्छे प्रोजेक्ट्स है। इको ग्लैम्पिंग का प्रोजेक्ट है, उसमें कुछ जो है वो वाटर पैरा सेलिंग का कुछ प्रोजेक्ट्स है, उसमें कुछ जेट्टीज़ बनानी है, नई जेट्टीज़ बनानी है, उसके लिए कुछ प्रोजेक्ट्स है उसमें। टिहरी में देर रात से बारिश हो रही है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। वहीं ठंड में भी इजाफा हो गया। बढ़ती ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश की आशंका जताई है। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन ने येलो अलर्ट जारी किया। नई टिहरी चंबा में भी बर्फबारी होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। यहाँ रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। 24 घंटे से लगातार बारिश को देखते हुए अब यहाँ पर जहाँ लोगों का जीना अब मुहाल हो चुका है, लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि अब यहाँ पर टिहरी जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यहाँ पर बर्फबारी तो पड़ चुकी है, लेकिन जो यहाँ के टिहरी के अन्य शहर हैं उसमें चाहे नई टिहरी है चाहे चंबा है, यहाँ पर भी लगातार जो बारिश हो रही है इस सब यहाँ पर बर्फबारी बनने के पूरे आसार बन गए हैं। हालांकि यहाँ पर जो मौसम विभाग है उसका अलर्ट यहाँ पे किया गया है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। उसी को देखते हैं अब यहाँ बात की जाए टिहरी जिले में, तो यहाँ पर ठंड का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लगातार यहाँ पर जो बारिश का दौर है लगातार यहाँ पे बना हुआ है, जिससे लोगों का जीना यहाँ पर मुहाल हो चुका है। बलवंत रावत, लाइव टुडे, टिहरी। चमोली में मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सटीक साबित होती नजर आ रही है। दरअसल ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी के साथ साथ निचले क्षेत्रों में सुबह से हो रही बारिश के कारण कड़ाके की ठंड बढ़ गई। जिले भर में रात भर बारिश का माहौल बना रहा, जिससे जनजीवन खासा प्रभावित हुआ। बद्रीनाथ में रात से ही बर्फबारी होने के कारण धाम में 1 से 2 फीट बर्फ जम चुकी है और बर्फबारी अभी भी जारी है। हालांकि बद्रीनाथ के निचले इलाकों की बात करें तो बद्रीनाथ धाम से 10 किलोमीटर नीचे हनुमान चट्टी तक बर्फबारी हो रही। दूसरी तरफ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर काफी बर्फ जमने के बाद रडोंग पर सड़क मार्ग बाधित हो गया है। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बारिश और हिमपात का क्रम बन गया है। केदारनाथ, तुंगनाथ, मधेश्वर, हर्षिल, औली समेत ऊंचाई वाले सभी स्थानों पर बर्फबारी हो रही है। वहीं गंगोत्री हाईवे सुक्की टॉप से गंगोत्री तक बंद हो गया है। राजधानी दून और आसपास के क्षेत्रों में देर रात से ही तेज गर्जना के साथ बारिश का दौर जारी है। इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई और इससे पहले मंगलवार को पिथौरागढ़ जिले में चीन सीमा तक जाने वाले गर्भाधार लिपुलेख मार्ग बर्फ से ढका हुआ है। इसके अलावा पहाड़ से लेकर मैदान तक रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज से शीतलहर की चेतावनी जारी की है और कई स्थानों पर शीत दिवस की आशंका भी जताई जा रही है। के तेवर जो है वो तल्ख होते चले जा रहे हैं। बर्फबारी और बारिश जगह जगह पर उत्तराखंड में पड़ रही है, जिससे लोगों को मुश्किलें हो रही हैं। वहीं पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं, व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। बर्फबारी के कारण गंगोत्री हाईवे भी बंद कर दिया गया है। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।